Mr. Chair, please take action. पावर के सामने सच बोलना हर दौर में सबसे बड़ा जुर्म रहा है। Good afternoon and welcome. It's an honour to welcome President Xi to Downing Street. This state visit, in which the President of China is... लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खौफ के सामने भी चुप नहीं रहते। ये कहानी उन्हीं लोगों की है जिनके लिए सच सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब सोचो एक ऐसी जगह जहां सच बोलना गुनाह हो, जहां लोगों को ये भी ना पता हो कि सच होता क्या है, जहां हुकूमत जो कहती है वही कानून, वही हकीकत है, और जो उस हकीकत को चैलेंज करे वो या तो चुप करा दिया जाता है या मिटा दिया जाता है। ठीक ऐसी हजारों कहानियां हैं जर्नलिस्ट की जिन्हें दुनिया याद तक नहीं रखती, चाहे वो मुकेश चंद्राकर हो, सुनलिन हो या अभी के राजीव प्रताप हो। नाम बदलते हैं लेकिन कहानी एक ही रहती है, सच बोलने की कोशिश और उस सच की कीमत। उन्हीं कहानियों में से एक थी जमाल खशोगी की कहानी, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिन्होंने उन्हीं लोगों के बीच सच बोलना चाहा जहां लोगों को सच की असली पहचान ही नहीं थी, जहां समझा दिया गया था कि सच वही है जो लीडर बोले। कहना मना था, सोचना मना था, क्रिटिसिज्म एक जुर्म था, फिर भी जमाल ने बोला। It is about power play because he already has the power. और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। Jamal Khashoggi was a premeditated murder. तो सवाल ये है, आखिर ये डिक्टेटर्स, पॉलिटिशियंस और पावरफुल बिजनेसमैन आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो सिर्फ एक आवाज नहीं, एक सोच को भी मिटा देती है? कैसे खौफ इतना गहरा बन जाता है कि सच बोलने वालों के साथ साथ सच भी मर जाता है। आज हम जानेंगे कैसे शब्दों, पैसे और प्रोपेगेंडा टूल किट से एक आवाज खामोश की जाती है और कैसे हम सब धीरे धीरे उस खामोशी की आदत डाल लेते हैं। العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخطوات القادمة. In Saudi Arabia, we are at that moment. Jamal was a journalist, an analyst, but also जमाल खशोगी एक ऐसा नाम जो मिडल ईस्ट और दुनिया भर में फ्री जर्नलिज्म का सिंबल बन चुका है। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है एक लॉयल इंसान से जो अपने देश और उसके पॉलिटिशियन पे यकीन करता था। 1987 से लेकर 1990 तक जमाल एक अरेबिक वीकली न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट के तौर पर लिखता रहा। फिर 1991 में उसे अल मदीना के लिए मैनेजिंग एडिटर और बाद में एक्टिंग एडिटर इन चीफ बना दिया गया। 1990 तक वो उस कुर्सी पर बना रहा और सच और सिस्टम के बीच का बैलेंस बनाए रखते हुए वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं, एक ब्रिज था ईस्ट और वेस्ट के बीच। उसने लंदन बेस्ड अशरक अल अवसत और पैन अरब अल हयात न्यूज़पेपर के लिए भी लिखा और उनका सर्कल सऊदी के अंदर के सबसे ताकतवर लोगों तक जाता था। लेकिन उनका प्रोफेशन सिर्फ जर्नलिज्म फील्ड तक सीमित नहीं रहा। 90s के डेकेड में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कदम रखे तब जमाल खशोगी उन जर्नलिस्ट में से था जिसने ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया। वो वक्त था जब पूरी दुनिया सिर्फ हेडलाइंस देख रही थी, लेकिन जमाल उन लोगों के बीच खड़ा होकर सच लिख रहा था। लेकिन वक्त बदला, सिस्टम बदला और सच कहने की कीमत ही बदल गई। एक ऐसा जर्नलिस्ट जो सच का साथ देने वाला आदमी था, कब और कैसे अपने ही देश के पॉलिटिशियंस का खतरा बन गया। एक लॉयलिस्ट को मोस्ट वांटेड का लेबल कैसे मिल गया? What happened to Jamal? Prominent Saudi journalist and Washington Post columnist has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul. यही है हमारा मिड गोल कि समझना वो मोमेंट क्या था जिसने जमाल खशोगी जैसे जर्नलिस्ट को एक रॉयल इंसाइडर से रिजाइम का सबसे बड़ा डिसिडेंट में बदल दिया। كان جمال خاشقجي أحد Khashoggi was a key target. So I studied how those electronic attacks worked. हर कहानी में एक पल आता है जब सच लिखना सिर्फ लिखना नहीं रहता, एक जंग बन जाता है। जमाल खशोगी के लिए वो पल था 2003,
जमाल ने अपने न्यूज़पेपर अल वतन के फ्रंट पेज पर लिखा, एक देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके धार्मिक ठेकेदार उसकी सोच पर पहरा दे रहे हों। 2 दिन में उसे निकाल दिया गया। फिर 2010 में उसने फिर से लिखा, इब्न तैमिया के टीचिंग्स ने मॉडर्न टेररिज्म के आइडियाज़ को इंस्पायर किया है। क्लेरिक्स ने अप्रोर मचा दिया, पब्लिक आउटरेज हुए, फतवास जारी हुए और फिर जमाल को दोबारा हटा दिया गया। The image Mohammed bin Salman painted of himself in the West, in America, London and Paris, with hundreds of millions of dollars worth of public relations, was destroyed by Khashoggi's one single article in the Washington. शायद वही दिन था जब जमाल समझ गया था कि सच लिखना सिर्फ कलम चलाना नहीं होता, एक जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन असली जंग तो तब शुरू होती है जब 2011 में अरब स्प्रिंग की हवा सऊदी अरब तक पहुंचती है। Killing himself. His desperate actions helped spark a revolutionary uprising that has come to be known as the Arab Spring. In Egypt and ended up with the counter-Arab Spring, Iran and Saudi Arabia. Rejection. तब जमाल खशोगी ने अल हयात और अरब न्यूज़ में लिखा, लोगों को आज़ादी चाहिए, अपने लीडर से जवाब चाहिए। ये हवा अब अरब दुनिया में रुकी नहीं सकती। ये लाइन उन लोगों के लिए खौफ का सिग्नल थी जिन्हें लगता था कि पावर उनके हाथ में ही हमेशा रहेगी। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान ने यमन वॉर लॉन्च की। For more than 2 years, this has been the situation in many Yemeni cities. A prolonged war between a Saudi-led coalition and pro-Iran Houthi rebels. And the humanitarian conditions have worsened for nearly 21 million people. जिसके बाद जमाल खशोगी ने टीवी पर बोला, यमन वॉर किसी भी तरह से सऊदी अरेबिया के फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेगी, बल्कि उस रीजन में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी को बढ़ा देगी। बस इसके सिर्फ 1 घंटे बाद ही उनका टीवी शो बंद कर दिया गया। इसके बाद उसने लिखा, सऊदी अरेबिया में एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जहां लोग वही बोलते हैं जो उन्हें बोलने दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ साइलेंस का वेपन यूज होता है। They used Malik to try to convince me you can do the same thing like him when you go back to Saudi. You might have your own talk show there. Jamal told me no. You don't have to do that. 1 month later, I learned that my brother Ahmed and 23 people of my friends had been arrested. They're using them as a tool, just to silence me. 2015 के बाद मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं रहे, वो एक नई जनरेशन के मॉडर्न सेवियर बनने लगे। Dictatorship, how so? I still see him as a reformer, but he is gathering all power within his hand. And it would be much better for him to allow a breathing space for critic, for Saudi intellectuals, Saudi writers, Saudi media to debate. बट जमाल खशोगी ने फिर से लिखा, मोहम्मद बिन सलमान की मॉडर्नाइजेशन एक इल्यूजन है, ये फ्रीडम नहीं सिर्फ कंट्रोल का नया वर्जन है। और बस यही लाइन ही उनके लिए एक नए खौफ का दस्तक लिख रही थी। 2017 तक जमाल पर लिखने का बैन लग गया था। एक ऐसा जर्नलिस्ट जो अपने मुल्क के लिए फ़ख्र समझा जाता था, अब उसी मुल्क के लिए खतरा बन गया था। और यही था जमाल खशोगी के सफ़र का एक असली शुरुआत। 2016 में दुनिया बदल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन ने एक नए मोड़ लिए, एंटी माइग्रेंट, एंटी मुस्लिम के। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. जिस पे जमाल ने लिखा, ये सोच सिर्फ अमेरिका के लिए खतरनाक नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक वार्निंग है। अमेरिका के खिलाफ जमाल ने बोला और पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन एक मुल्क था जिसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, सऊदी अरेबिया। सऊदी को फर्क इसलिए भी नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें अमेरिका के साथ अपने इकोनॉमिक दोस्ती बचानी थी। जमाल का सच उनके लिए एक बिजनेस रिस्क बन गया था। फिर एक दिन उनका ट्विटर एक्सेस बंद हो गया, टीवी, न्यूज़पेपर, कॉलम सब दरवाजे बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि सऊदी मीडिया के इंडेक्स से भी उनका नाम हटा दिया गया। और जमाल ने यह भी बताया कि मुझे कहा गया कि चुप रहो वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। Yes, I was soured when I was ordered to go silent. It was very insulting to order a writer to go silent, but I am more worried than that. एक जर्नलिस्ट जो अपने देश के सबसे पावरफुल लोगों का दोस्त था, जो अपने ही आवाज़ से डरता था, हर लिखा हुआ शब्द अब उसके खिलाफ सबूत बन सकता था। काफ़ी थ्रेट के बाद जमाल ने एक फैसला लिया कि अब वो अपनी जान से ज़्यादा अपने सच को बचाएगा।
उसने सऊदी अरेबिया छोड़ दिया। साथ ही एक सवाल भी उठाया कि क्या अब वो अपने सच को बचा पाएगा या फिर सच सिर्फ उसके लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इसके बाद वो अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट में जाता है, जहां वो एक एडिटर की जॉब करता है और यहाँ से शुरू होती है उसके लिए एक नई शुरुआत। सऊदी अरेबिया से दूर जमाल खशोगी ने छुपना बंद कर दिया। एग्जाइल ने उनका डर नहीं बढ़ाया बल्कि उनके शब्द और तेज कर दिए। I returned to writing and tweeting, grateful to His Highness the Minister of Information for his kind efforts, gratitude and loyalty to the Royal Crown Prince. No free pen is broken and no tweeter is silenced under his reign. वाशिंगटन पोस्ट में एडिटर के तौर पर जमाल ने सऊदी गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उनके आर्टिकल्स एकदम क्लियर थे। वो बताते थे कि कैसे क्लेरिक्स, जर्नलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट को बिना वजह या नोटिस के अगवा किया जा रहा है और ये सब मोहम्मद बिन सलमान के मॉडर्नाइजर किंग की इमेज को पंचर कर रहा है। We speak today. There are Saudi intellectuals and journalists jailed. Now nobody will dare to speak and criticize the reform they like. 2017 में जमाल ने लिखा, सऊदी अरेबिया wasn't always repressive, now it's unbearable. उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे पावर के लोग अपनी पीआर इमेज बनाए हुए दुनिया को मॉडर्नाइजेशन का सपना दिखाते हैं, लेकिन अंदर से डिसिडेंट, फ्रीडम और सच बोलने वाले को दबा देते हैं। 2017-18 के दौरान जमाल खशोगी ने ओपनली विजन 2030 को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 सिर्फ एक इकोनॉमिकल चेंज है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं। उन्होंने इसे कुछ इस तरह डिफाइन किया, Saudi Arabia will never have real reform until people are allowed to speak freely. Reform that silences people is not a real reform. Economic modernization is under political repression. फिर 2018 में जमाल खशोगी ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया यमन वॉर की क्रूएलिटी को एक्सपोज करते हुए। वो लिखते हैं कि कैसे यमनी लोग पॉवर्टी, वाटर क्राइसिस और कोलेरा से जूझ रहे हैं, कैसे सऊदी में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और कैसे सऊदी गवर्नमेंट $11 बिलियन का लोन बोरो कर दिया इस वॉर के लिए। इस तरह के बोल्ड क्रिटिसिज्म के बाद सऊदी गवर्नमेंट पूरी तरह बौखला गई। उन्होंने सोचा कैसे अब जमाल खशोगी को न्यूट्रलाइज किया जाए। अब वो बस एक एक्शन के लिए वेट कर रहे थे। मई 2018 में जमाल खशोगी इस्तांबुल आता है एक एकेडमिक रिसर्च इवेंट के गेस्ट स्पीकर के रूप में। ये उनके लिए एक छोटा सा रिस्पाइट था, पॉलिटिकल स्टॉर्म से दूर एक स्कॉलरली स्टेज पर। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है हैतिस कैनगिस से। उस मीटिंग के बाद हैतिस उससे एक एकेडमिक इंटरव्यू करने के लिए अप्रोच करती है, लेकिन जो शुरुआत रिसर्च से हुई धीरे धीरे एक पर्सनल रिश्ते में बदल जाती है। He called me again, Jamal. Now I decide to marry with Khadija. Oh, I say it's very nice. How good. He told me that, but I want one thing from you. You are my best friend, so you have to go and to talk with her father. जमाल और हैथिस ने मिड 2018 में मैरिज करने का फैसला लिया, बट मैरिज करने से पहले उनको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और वो टाइम सेंसिटिव थे। 28 सितंबर को जमाल सर्टिफिकेट लेने इस्तांबुल में सऊदी कंसुलेट जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उन्हें वहाँ मिलते नहीं, उन्हें वापस आने को कहा जाता है। जब वो अंदर गया, जमाल का फ़ोन हैथिस के हाथ में रहा और उनके लिए वक्त थोड़ा सा रुक गया। ये वो पल था, वो छोटा सा पल जो हैथिस की दुनिया को बदल देने वाला था। एक डॉक्यूमेंट के लिए गया आदमी अब वापस बाहर नहीं आने वाला था। उसने कहा था अगर मैं 1 घंटे में बाहर नहीं निकला तो पुलिस को कॉल करना, लेकिन कब वो 1 घंटा, 2, 3 और 4 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज चुके थे, कोई अंदर से नहीं निकला। हैथिस ने फ़ोन उठाया, पहले यासीन को कॉल किया। It is 5 p.m. now and Jamal didn't come out. I mean, this is very serious. Okay, I'll come back to you. I switch over the phone quickly and start calling. फिर टर्किश पुलिस को। I called a couple of journalists based in Istanbul, like Reuters, Al Jazeera, Washington Post. उसने बस एक सेंटेंस कहा, Something big has happened. I don't have any idea. İçeriye girdi ve ben onu burada bekliyorum. Geçen sefer de burada bekliyordum. Ve telefonları bende çıkmış olsaydı mutlaka yanıma gelirdi. लेकिन टर्किश पुलिस को अंदर जाने की परमिशन मिलती है लगभग 13 दिन बाद। 13 दिन जिसमें दुनिया को बस गैसेस मिलते रहे, बट
ट्रुथ नहीं। How Jamal Khashoggi died. Well, today marks 1 year since Washington Post journalist Jamal Khashoggi was murdered inside the Saudi Arabian consulate in Istanbul. Come to Istanbul to execute Jamal Khashoggi at the Saudi consulate. Jamal Khashoggi's killing, a private parking lot in Istanbul. The killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi. उन्हीं 13 दिनों में सब कुछ हो चुका था। खशोगी को अंदर जाती एक हिट स्क्वाड ने घेरा। Türkiye'ye gelen 15 yetkili, o esnada konsoloslukta bulunarak cinayete katılan 3 yetkili içeride. पहले उनका गला घोंटकर मारा गया, फिर उनकी बॉडी एसिड और ओवन हीट में बर्न कर दी गई। एक आवाज लिटरली मिट्टी में मिला दी गई। The room and is killed within minutes. Then Al-Jubeji, the autopsy expert, dismembers his body while listening to music. लेकिन जब ट्रुथ खून बनकर जमीन पर गिरता है तो दुनिया हमेशा जाग जाती है। इंटरनेशनल आउटरीच, प्रोटेस्ट, सैंक्शंस, पॉलिटिशियंस डिस्टेंसिंग हिम फ्रॉम देमसेल्व्स, बिजनेसमैन कैंसलिंग देयर डील्स, फ्री जर्नलिज्म की बातें यूएन तक पहुंच जाती हैं। Jamal was murdered at a consulate in the territory of a country and a country premeditated this. पर कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो लीडर्स उस वक्त सऊदी अरेबिया पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वही फिर उनके साथ हैंडशेक करते हुए नजर आए। जो टर्की के प्रेसिडेंट उस वक्त सऊदी के खिलाफ बोल रहे थे। Erdogan says the planning was carried out in Riyadh. He says teams arrived in batches. कुछ महीने बाद वही सऊदी के साथ $1 बिलियन ट्रेड साइन करते हैं। He met Crown Prince Mohammed bin Salman. The two behaved like long-lost friends. Clearly, the memory of Erdogan once calling MBS a murderer is not haunting relations anymore. और अमेरिका ने तो ओपनली कहा सऊदी इज अ की ऑयल पार्टनर, वी कांट अफोर्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक जर्नलिस्ट की जिंदगी क्या इतनी सस्ती है, या फिर ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ था कि आवाज उठते ही दबा दी जाए। डिक्टेटर्स और पॉलिटिशियंस कौन सा टूल यूज करते हैं जो सच बोलने वाले को सिर्फ मारते नहीं बल्कि उनकी याद भी मिटा देते हैं? क्या ये सिर्फ खौफ है या एक केयरफुली डिजाइंड साइलेंस मशीन? ये कहानी सिर्फ जमाल खशोगी की नहीं, ये उन सब की है जिनके लिए सच बोलना आज भी एक मौत का समझौता है। ये एक पुराना राजाओं का टैक्टिक था। जब किसी दुश्मन को हमेशा के लिए मिटा देना होता था तो उनके नाम, उनकी मूर्ति, उनके लिखे हुए सब रिकॉर्ड मिटा दिए जाते थे। हिस्ट्री के पेज से एग्जिस्टेंस ही डिलीट कर दो। 21st सेंचुरी में ये डैमनेसियो मेमोरिया एक डिजिटल फॉर्म ले चुका है। खशोगी की मौत के बाद भी गवर्नमेंट्स ने यही प्लेबुक फॉलो की। पहला, चाइना 93 सिक्योर की तस्वीरें और कीवर्ड्स को AI से फ्लैग और इरेज कर दिया गया। फिर रशिया, इंडिपेंडेंट मीडिया लाइक नोवाया गाजेता और मेदुजा को अनडिजायरेबल डिक्लेयर करके ब्लॉक कर दिया गया। ट्रुथ सिर्फ एक फॉरेन इंटरफेरेंस बन गया। इसके बाद तुर्की, डजन्स ऑफ न्यूज साइट्स को बैन कर दिया गया। जर्नलिस्ट को अंडर एंटी टेरर एक्टिविटी के थ्रू और फेक न्यूज़ के नाम पर जेल भेज दिया गया। यही पैटर्न सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी की मौत के बाद भी यूज़ किया। उससे जुड़ी हर डिबेट, हर मेमोरी और हर एक रिपोर्ट को अपनी कंट्री में डिजिटल डेजर्ट में दबा दिया। और जमाल खशोगी की मौत के बाद जो दूसरा टूल सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हुआ वो था स्टोरी कंट्रोल। सऊदी स्टेट मीडिया ने पहले कहा he left the consulate safely. Who insists that Khashoggi left the building. Just to say he walked out of the premises. फिर वर्जन बदला, it was a fight, an accident. Saudi Arabia claims a fight broke out between journalist Jamal Khashoggi. और जब प्रेशर बढ़ा तो बोला गया रॉज एजेंट्स ने किया। क्राउन प्रिंस को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। Saudi Arabia has finally admitted journalist Jamal Khashoggi is dead. الفريق سعودي والضحية سعودية والأرض سعودية. طبعا هو ما يدري. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? एक ही मैसेज बार बार रिपीट हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट करो, अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट करो। पेरी वर्ल्ड हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट फाइट डिसइंफॉर्मेशन बाय फीडिंग देयर ऑन वर्जन ऑफ इट। फिर ऑनलाइन फ्रंट खुला, साइबर आर्मीज तैनात हुई, फेक अकाउंट्स, बोट्स, ट्रोल्स, सबने एक ही मैसेज यूज किया, खशोगी वॉज अ ट्रेटर। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ने पाया कि
हंड्रेड्स ऑफ प्रो MBS अकाउंट्स सेम IP क्लस्टर से ऑपरेट हो रहे थे। एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन थी ट्रुथ को ड्रॉन करने के लिए। The digital things that are targeting civil society, journalists, activists, everybody really who's part of what constitutes a flourishing democracy. सऊदी ने $1 मिलियन PR फर्म हायर किए। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन विजन 2030 के नाम पर दुनिया को एक नए सऊदी अरेबिया का सपना दिखाया गया। In 2016, a bold vision was unveiled by Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman. It was a sweeping plan to transform the kingdom. Vision 2030 promised modernization, economic diversification, and a new global identity. बिजनेसमैन फिर वापस आए, डील साइन हुई और कैमरास करप्शन से लग्जरी पर शिफ्ट हो गए। ऑयल और ऑप्टिक्स दोनों ने सच को धुंधला दिया। खशोगी की लाश तो मिली नहीं, पर उसकी कहानी को ग्लोबल हेडलाइंस से जरूर मिटा दिया गया। फिर इसके बाद होता है नाम भर का कोर्ट ट्रायल। 11 लोग अरेस्ट भी हुए। Murder of the Saudi journalist Jamal Khashoggi, a Saudi court has ordered a death penalty for 5 out of the 11 people guilty of murdering the staunch critic of the Saudi government. पर कोर्ट के डोर क्लोज्ड थे, रिपोर्टर्स को अंदर तक नहीं जाने दिया। कुछ को डेथ सेंटेंस जरूर मिली, फिर सीक्रेटली पार्डन भी कर दिया गया। ये था पेरी वर्ल्ड हाउस का लास्ट वार्निंग। ऑथोरिटेरियन ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अ ट्रुथ, इट इज अ थिएटर। एक कोर्ट रूम ड्रामा लिखा गया जिसमें जस्टिस का रोल ही कट कर दिया गया। खशोगी की मौत सिर्फ मर्डर नहीं थी, ये एक मैनुअल था, एक ऐसा प्लेबुक जिसमें लिखा गया कि कैसे ट्रुथ को इरेज, रिप्लेस और कंट्रोल किया जा सकता है। नरेटिव कंट्रोल, डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, लीगल फ्रेमिंग, सर्विलांस, फेक जस्टिस, एक पूरी इकोसिस्टम जिसमें सच को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जमाल भले ही मारा गया, पर एक सवाल छोड़ गया कि क्या सच बोलने वाली आवाज़ हमेशा मार दी जाएगी या फिर उसे दुनिया कभी सुनेगी भी।